हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप। इस वीडियो में आज मैं डिस्कस करूंगी चैप्टर नंबर 3 विच इज़ अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। और सबसे पहला जो इसमें टॉपिक है दैट इज़ थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग। सो थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग में वो सब चीज़ें आ जाती हैं जिसके ऊपर अकाउंटिंग बेस्ड है, या फिर वो सब नॉलेज जो हमें ध्यान में रखनी चाहिए अकाउंटिंग को करते वक्त। तो इसमें आ जाते हैं अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, कंसेप्ट्स, कन्वेंशंस, रूल्स एंड गाइडलाइंस। तो प्रिंसिपल्स, कंसेप्ट्स और कन्वेंशंस इस चैप्टर में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। रूल्स जो है वो नेक्स्ट चैप्टर में डिस्कस होंगे। तो बेसिकली थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग इसलिए भी बनाया गया ताकि हर अकाउंटिंग में एक यूनिफॉर्मिटी मेंटेन हो सके, मतलब कि अकाउंटिंग यूनिवर्सली एप्लीकेबल हो पाए। ठीक है। और अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन जो कि वेरियस यूज़र्स यूज़ करते हैं उनको भी वो यूज़फुल हो, वो तभी होगा जब इसका एक स्ट्रॉन्ग बेस होगा। इसलिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स टाइम टू टाइम इशू किए जाते हैं। इंडिया में इशू किए जाते हैं बाय ICAI, दैट इज़ द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स। अब हम समझेंगे मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। ये मीनिंग मैं ले रही हूँ TS गरेवाल वाली बुक से, क्योंकि उस बुक में इसका मीनिंग अच्छे से दिया हुआ है। देयर इज़ अ डेफिनेशन बाय अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट्स विच सेज प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग आर द जनरल लॉ or rule adopted or proposed as a guide to action, a settled ground और basis of conduct और practice। सिंपल इसका मीनिंग ये है कि अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स एक लॉ या फिर एक रूल प्रपोज करते हैं ताकि जो भी अकाउंटिंग कर रहा है वो उन रूल्स को, ठीक है, या फिर उस लॉ को एज ए गाइड ले सके अकाउंटिंग प्रोसेस को करते दौरान। ठीक है, जो कि बहुत ज़रूरी हो जाता है। एक लॉ होना मतलब किस चीज़ को किस तरीके से करना है, उस तरीके को डिफ़ाइन करना, ये सब अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स के अंडर आ जाता है। अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स वो रूल्स होते हैं जो कि हर एक अकाउंटेंट यूनिवर्सली उसको अडॉप्ट करता है अकाउंटिंग ट्रांजैक्शंस को पास करते वक्त। ये वो रूल्स या नॉर्म्स हैं जो कि हम अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करते वक्त अपने ध्यान में रखते हैं, जैसे कि स्टॉक को किस पे वैल्यू करना चाहिए, कॉस्ट पे या रियलाइजेबल वैल्यू पे। फिक्स्ड एसेट के ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज करनी चाहिए। ठीक है। ये सब चीज़ें मतलब इन सब चीज़ों को हमने किस तरीके से ध्यान में रखना है, ये सब चीज़ें हमें अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स बताते हैं। इसके अंदर दो कैटेगरीज आ जाती हैं, अकाउंटिंग कंसेप्ट्स और कन्वेंशंस। वो अभी हम लेटर ऑन डिस्कस करेंगे डिटेल में, लेकिन उससे पहले हम डिस्कस करेंगे कि अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स की नेचर या उसके फीचर्स क्या हैं। मतलब अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स के क्या फ़ीचर्स होने चाहिए, मतलब हम अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को क्यों बनाया था, उसका कुछ पर्पस था, वो पर्पस हमारा फुलफ़िल होना चाहिए। ठीक है। तो इसलिए हमें इन सब फीचर्स को ध्यान में रखना चाहिए अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को बनाते वक्त। सबसे पहले है कि अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स आर यूनिफॉर्म सेट ऑफ रूल्स और गाइडलाइंस डिवेलप्ड टू इंश्योर यूनिफॉर्मिटी एंड ईजी अंडरस्टैंडिंग ऑफ द अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। सिंपल है, जो रूल्स या फिर जो गाइडलाइंस डिवेलप हो रहे हैं टाइम टू टाइम, वो इंश्योर करे कि ये एक यूनिफॉर्मिटी मेंटेन की जाए। मतलब यूनिफॉर्मिटी होगी तभी हम सब उसको समझ पाएंगे एक ही तरीके से। अगर यूनिफॉर्मिटी नहीं होगी तो हर एक बंदा उसकी अलग मीनिंग निकालेगा और वेरियस पार्टीज अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को ईजिली अंडरस्टैंड कर पाएँ। इस तरीके के अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स सेट किए जाने चाहिए। सेकेंड पॉइंट है, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स मैन मेड है। मतलब ये कोई साइंस तो है नहीं कि हमने कोई एक्सपेरिमेंट किया और उसका रिजल्ट आया और कॉज एंड इफ़ेक्ट एनालिसिस हुआ और हमने कोई रूल ऑफ थंब बना दिया, ऐसा नहीं है। बट ये एक मैन मेड है, तो इसलिए कई बार यूनिवर्सली एप्लीकेबिलिटी कम हो जाती हैं, क्योंकि इसमें हमने अपने एक्सपीरियंस के ऊपर बेस्ड कुछ चीज़ों को जाना होता है। इसलिए भी अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को बनाना ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि अगर हर कोई अपने तरीके से अकाउंटिंग करने लग जाएगा तो कभी भी यूनिफॉर्मिटी मेंटेन नहीं हो पाएगी। Third point is accounting principles are not static and are bound to change with the passage of time। अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स कभी एक जैसे नहीं रह सकते, क्योंकि जैसे कि आप लोगों को पता ही है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट बहुत जल्दी चेंज होता रहता है। आज से 20 साल पहले जैसे अकाउंटिंग होती थी, मतलब लिबरलाइजेशन जब नहीं हुई थी और इंडिया में MNCs भी इतनी नहीं आई थी, सिर्फ सोल प्रोपराइटर ही ज़्यादा चल रहा था, तो वो सिंपल अकाउंटिंग अपने लेवल पे कर रहे थे। लेकिन जैसे जैसे कंपटीशन बढ़ा, कंपनीज बनी,
ठीक है, लोगों ने पैसे इन्वेस्ट करने शुरू कर दिए कंपनीज़ में, शेयर्स एटसेट्रा, ये सब चीज़ें आ गई, तो उस हिसाब से अकाउंटिंग भी डेवलप हुई। तो टाइम टू टाइम अकाउंटिंग जो है वो डेवलप होता गया, और इसी तरीके से आने वाले 40-50 सालों के बाद भी इन्वायरमेंट बहुत डिफरेंट होगा आज से। तो इसलिए भी अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को टाइम टू टाइम चेंज करते रहना पड़ता है, और जो भी अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स टाइम टू टाइम चेंज होंगे तो उसको ध्यान में बहुत सारी चीज़ों को रखना होगा, जैसे कि क्या बिज़नेस प्रैक्टिसेस अब फॉलो हो रही हैं, गवर्नमेंट की पॉलिसी क्या है अब, ठीक है, और अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन के जो यूज़र्स हैं वो किस तरीके की इन्फॉर्मेशन अब चाहते हैं, ठीक है। मतलब अल्टीमेटली जो अकाउंटिंग है वो उसको एज ए इंफॉर्मेशन बहुत सारे लोगों ने उसको यूज़ करना है ना, उसकी इन्फॉर्मेशन को, तो उनके क्या पर्पज़ है, आज जो पर्पज़ है हो सकता है वो आने वाले टाइम में वो पर्पज़ ना हो, ठीक है। तो वो सब चीज़ों को भी ध्यान में रखना है कि हमारे यूज़र्स की नीड क्या है। फोर्थ पॉइंट इज़ अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स इन 3 चीज़ों को भी सेटिस्फाई करे, ठीक है। सबसे पहले तो है रेलिवेंस। जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल है उसको ये चीज़ को ध्यान में रखना है कि जो भी इंफॉर्मेशन वो प्रोवाइड करेगा आगे यूज़र को वो रेलिवेंट हो, मतलब उसके काम की हो, ठीक है। सेकंड इज़ ऑब्जेक्टिविटी। ऑब्जेक्टिविटी मतलब जो भी इंफॉर्मेशन हम प्रोवाइड करेंगे थ्रू अकाउंटिंग वो फ्री फ्रॉम पर्सनल बायस हो। ऐसा ना हो हर बंदा उसको अपने तरीके से देख के और अपने तरीके से उसको रिकॉर्ड कर रहा है, नहीं, हर जगह पे एक चीज़ का एक ही तरीके से रिकॉर्ड होना चाहिए, मेंटेन। और इसमें ये भी चीज़ आ जाती है कि जब भी हम कोई अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को रिकॉर्ड करें दैट शुड बी वेरीफाइबल। मतलब अकाउंटिंग प्रिंसिपल उन सब चीज़ों को ध्यान में रखे कि जो भी इंफॉर्मेशन वो रिकॉर्ड कर रहे हैं या प्रोवाइड कर रहे हैं वो वेरीफाइबल होनी चाहिए, ताकि हम समझ सकें कि हाँ वो ट्रू है और वो करेक्ट है। नेक्स्ट इज़ सी पार्ट विच इज़ फिजिबिलिटी। तो जो प्रिंसिपल है वो फिजिबल होना चाहिए, मतलब कि वो प्रैक्टिकल होना चाहिए और उसको हम अप्लाई कर पाए। ये नहीं कि सिर्फ किताबी बातें हैं जो कि कभी हो ही ना पाए, ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए। वो फिजिबल होना चाहिए, बहुत कॉम्प्लेक्स नहीं होना चाहिए, बहुत कॉस्टली भी नहीं होना चाहिए कि अकाउंटेंट उसको अप्लाई ही ना करे। तो जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स हैं वो ब्रॉडली 2 कैटेगरीज में डिवाइड किए गए हैं। फर्स्ट इज़ अकाउंटिंग कंसेप्ट्स, जिसको कि हम अकाउंटिंग असम्पशंस भी बोल देते हैं, एंड सेकंड इज़ अकाउंटिंग कन्वेंशंस। तो सबसे पहले हम समझेंगे अकाउंटिंग कंसेप्ट्स और असम्पशंस, और इसमें 10 और 11 कंसेप्ट्स और असम्पशंस हैं जो कि इस वीडियो में सारी नहीं कवर हो पाएंगी। तो इस वीडियो में मैं सिर्फ 3 ही कंसेप्ट कवर करूँगी, विच इज़ गोइंग कंसर्न कंसेप्ट, कंसिस्टेंसी कंसेप्ट एंड अक्रूवल कंसेप्ट। सबसे पहले आ जाता है अकाउंटिंग कंसेप्ट और अजम्पशन। तो अकाउंटिंग लैंग्वेज का मीनिंग सबको एक ही कन्वे हो, इसलिए कुछ कंसेप्ट्स बनाए गए हैं और उनको फॉलो किया जाता है अकाउंटिंग करने के लिए, मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बनाने के लिए। और ये अकाउंटिंग प्रोसेस का एक फाउंडेशन भी है अकाउंटिंग कंसेप्ट्स, ठीक है। तो बिना इन सबको जाने हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स नहीं बना सकते हैं, और ये बहुत ज़रूरी भी है। ये कंसेप्ट्स हमें ये भी बताते हैं कि ट्रांजैक्शंस को किस तरीके से रिकॉर्ड करना चाहिए, किस तरीके से इनको रिपोर्ट करना चाहिए। तो अकाउंटिंग कंसेप्ट्स एक तरीके की अजम्पशंस हैं जो कि हम सबको मानकर लेकर चलनी पड़ती है अकाउंटिंग करने के दौरान। तो एज़ पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड AS1 विच इज़ इशूड बाय ICAI, मतलब इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, 3 अकाउंटिंग कंसेप्ट्स और असम्पशंस दिए हुए हैं। अकाउंटिंग कंसेप्ट्स और भी हैं लेकिन फंडामेंटल 3 कंसेप्ट्स हैं, ठीक है। तो वो आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। सबसे पहले है गोइंग कंसर्न कंसेप्ट। तो गोइंग कंसर्न कंसेप्ट ये बोलता है कि जो बिज़नेस है वो कंटिन्यू करता रहेगा या एग्जिस्ट करता रहेगा लंबे टाइम के लिए, ठीक है, और वो टाइम कितना है वो भी डिफाइन नहीं है, दैट इज़ ऑल्सो इनडेफिनिट, ठीक है। और ट्रांजैक्शंस को जब भी हमने बुक में रिकॉर्ड करना है हम हमेशा ये मान के चलेंगे कि हमारा बिज़नेस जो है वो काफ़ी टाइम तक चलेगा। मतलब हम कभी भी ये मान के नहीं चलते कि मैं ये बिज़नेस रन कर रही हूँ 4 साल के लिए या 5 साल के लिए या 10 साल तक ही मैंने इस बिज़नेस को चलाना है। नो, हम ये मान के चलते हैं कि बिज़नेस आने वाले बहुत सालों तक, और कितने सालों तक वो भी नहीं पता, ठीक है। तो हमने आने वाले काफ़ी लंबे टाइम तक हमारा बिज़नेस जो है वो चलेगा, और इस कंसेप्ट को ध्यान में रखते हुए ही हम अपने फ़िक्स्ड एसेट्स को उसमें रिकॉर्ड करते हैं, और इसलिए ही हमेशा हम अपने फ़िक्स्ड एसेट्स को ओरिजिनल कॉस्ट पे ही रिकॉर्ड करते हैं। मतलब
जितने का वो ख़रीदा था जिस टाइम पर, उतने ही वैल्यू को हम रिकॉर्ड करते रहेंगे। ठीक है, जब भी हमने हर साल फिक्स्ड एसेट्स की वैल्यू को लिखना है बैलेंस शीट में, तो हम ओरिजिनल कॉस्ट को ही हमेशा ध्यान में रखेंगे। अगर मैं आपको इसको सिंपल करके समझाना चाहूँ तो जैसे कि मान लीजिए कि आपका घर है और आपने घर ख़रीदा आज से 10 साल पहले, और 50 लाख रुपीज़ का आपने घर ख़रीदा या आपके पेरेंट्स ने घर ख़रीदा। तो आज से 10 साल पहले आपने 50 लाख रुपीज़ का आपके पेरेंट्स ने घर ख़रीदा, और आज उसकी वैल्यू, या मान लो ख़रीदने के 5 साल के बाद उसकी वैल्यू 60 लाख हो गई। ठीक है, और 10 साल के बाद उसकी वैल्यू 70 लाख हो गई, आज उसकी वैल्यू 70 लाख है। तो जो फिक्स्ड एसेट्स है, मतलब जो आपका घर है, उसकी वैल्यू अप डाउन होती रहेगी क्योंकि मार्केट फोर्सेस प्रिवेल कर रही हैं। तो हमने कभी भी इस चीज़ को नहीं ध्यान में रखना है कि आज उसकी वैल्यू मार्केट में इतनी है या इतनी रह गई या इतनी बढ़ गई। वही सेम चीज़ ही हम बिज़नेस में कर रहे हैं। मतलब जो चीज़ मैंने जितने की बाय एक टाइम पे कर ली, वही मेरी ओरिजिनल कॉस्ट है। ठीक है, और हम तब ज़रूर इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे अगर मुझे उसको बेचना होगा। मतलब मान लो जो आपने घर ख़रीदा था आज से 10 साल पहले 50 लाख का, अगर आपने आज उसको बेचना है तो आपको इस चीज़ को ध्यान में रखना है कि बाहर उसकी वैल्यू कम है या ज़्यादा है। लेकिन जब आपने उस घर में रहना ही है हमेशा, तो आप क्यों सोचोगे आज उसकी वैल्यू कम हो रही है, ज़्यादा हो रही है। ठीक है, सेम ही यहाँ पे भी हम उस चीज़ को लेके चल रहे हैं। जब मैंने अपनी मशीन्स को बेचना ही नहीं है, मुझे उससे काम लेना है, ठीक है, तो 10 साल पहले जितने का वो ख़रीदा था वो उतना ही रहेगा अभी भी। लेकिन हाँ, हम डेप्रिसिएशन ज़रूर माइनस करते रहेंगे। अब डेप्रिसिएशन क्या चीज़ है, वो एक नई चीज़ आ गई यहाँ पे। वो ये कहते हैं डेप्रिसिएशन में कि जैसे कि मैंने आज एक मशीन ख़रीदी, ठीक है, मान लो वो मशीन थी 5 लाख रुपीज़ की, तो मैं ये नहीं कहूँगी कि वो मेरा एक्सपेंस है। क्यों? क्योंकि आज जो मैंने मशीन ख़रीदी 5 लाख रुपए की, उसको मैंने आने वाले बहुत सालों तक यूज़ करना है, उससे मेरी प्रोडक्शन इंक्रीज़ हो जाएगी, उससे मुझे बहुत सारे बेनिफिट्स होंगे। तो वो मेरा एक्सपेंस कैसे हुआ? वो तो मेरा एसेट बना। लेकिन हमें उसको लेकिन हमें उसके ऊपर डेप्रिसिएशन भी चार्ज करनी है। वो कैसे करेंगे? मान लो अगर मैं ये मान के चलूँ कि 5 लाख की मैंने जो मशीन ख़रीदी है वो 5 साल चलेगी, और 5 साल के बाद मुझे उसको बेचना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि वो नहीं काम देगी जितना मुझे चाहिए। तो हम क्या करेंगे, 5 लाख को हम डिवाइड कर देंगे 5 से, तो कितना रह गया? 1 लाख। तो हर साल हम 1-1 लाख रुपए का डेप्रिसिएशन एक्सपेंस शो करेंगे। मतलब मैंने 5 लाख रुपीज़ का टोटल एक्सपेंडिचर शो नहीं किया। मैंने क्या किया, उसको जितने साल उसकी यूज़फुल लाइफ है उसके ऊपर उसको स्प्रेड कर दिया, बांट दिया उसकी वैल्यू को इक्वली। ठीक है, एक चीज़ इसमें समझने वाली और ये भी आ जाती है, क्योंकि हम गोइंग कंसर्न कंसेप्ट को मानकर चलते हैं, इसी वजह से हम लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स भी करते हैं बाहर के लोगों के साथ। इसी वजह से हम लोन लेते हैं या फिर लोन देते हैं। इसी वजह से हम डिबेंचर्स को परचेज़ करते हैं, शेयर्स को परचेज़ करते हैं। इसी वजह से ही लोग हमारे साथ जुड़ते हैं, क्योंकि हम सब मान के चलते हैं कि हम बहुत टाइम तक इस बिज़नेस को रन किया जाएगा। तो वही बात है, अगर मान लो आप अकेले भी लोन लेने जाते हो, तो आप ये तो नहीं ना मान के चलते कि मैंने तो 2 साल के बाद मर ही जाना है, तो लोन ले लो जितना लेना है। नहीं, और ना ही कभी बैंक वाला भी ये सोचता है कि इसने 2 साल के अंदर तो मर जाना है, या मतलब हम हमेशा ये मान के चलते हैं कि नहीं, आने वाले टाइम तक हम रहेंगे और हम लोन पे करेंगे। ठीक है, तो वही यहाँ पे भी वही चीज़ को माना जाता है। ठीक है, तो इतना समझना इसमें मोर देन सफिशिएंट है, और ये कंसेप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्स में इसमें क्वेश्चन आ सकता है। नेक्स्ट इज सेकेंड, विच इज़ कंसिस्टेंसी कंसेप्ट। तो इस कंसेप्ट में ये कहा जाता है कि अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स और मेथड्स जो हम यूज़ कर रहे हैं अकाउंटिंग को करने के दौरान, वो कंसिस्टेंट रहने चाहिए। मतलब वो जो हमने एक बार मेथड यूज़ कर लिया, हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम सालों साल उसी मेथड को यूज़ करें और उसको इन बिटवीन चेंज ना करें, ताकि हम अपने प्रॉफिट को या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को और अपनी बैलेंस शीट को अपने लास्ट ईयर्स के प्रॉफिट और बैलेंस शीट के साथ कंपेयर कर पाएँ। लेकिन अगर एक फर्म बार बार अकाउंटिंग मेथड्स को चेंज करती रहेगी डिफरेंट अकाउंटिंग पीरियड में, तो हम प्रॉफिट्स को कभी भी पिछले सालों के प्रॉफिट से कंपेयर नहीं कर पाएंगे। ठीक है, अब ये क्यों हुआ? वो इसलिए हुआ क्योंकि डेप्रिसिएशन को या फिर बहुत सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं जिसको कैलकुलेट करने के बहुत सारे तरीके होते हैं, बहुत सारे मेथड्स होते हैं। उसमें से एक है डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट करने के डिफरेंट मेथड्स हैं, जैसे कि स्ट्रेट लाइन मेथड है और रिटन डाउन वैल्यू मेथड है, और भी कुछ मेथड्स होते हैं इसमें।
और हमें हमेशा पहले सोच लेना चाहिए कि मुझे कौन सा मेथड फॉलो करना है, और जो मेथड मुझे फॉलो कर लिया उसको ही मुझे हर साल यूज़ करना है। इसी तरीके से स्टॉक को वैल्यू करने के लिए भी लीफो फीफो मेथड होते हैं, और बैड डेट्स के ऊपर प्रोविज़न को कैलकुलेट करने के लिए भी जो मेथड यूज़ होता है वो हमें कंसिस्टेंट रखना चाहिए, ताकि हम एक अच्छा डिसीजन ले पाएँ और जो इन्फॉर्मेशन है वो ईज़िली कंपेयर हो पाए। लेकिन कंसिस्टेंसी मतलब ये भी नहीं कहता है कि आप अकाउंटिंग मेथड को कभी चेंज ना करो, ठीक है। अगर सर्कमस्टांसिस चेंज हो गए हैं तो डेफिनेटली आप चेंज कर सकते हो, नहीं तो क्या हो जाएगा, अकाउंटिंग एक नॉन फ्लेक्सिबल चीज़ हो जाएगी और उसकी वजह से क्या होगा, हम कभी भी इम्प्रूव नहीं कर पाएंगे अकाउंटिंग की टेक्निक्स को। तो जहाँ जहाँ पे भी अकाउंटेंट को ये चीज़ फील हो रही है कि इस मेथड को चेंज करने की ज़रूरत है, जैसे कि डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट करने का जो मेथड है उसको चेंज करने की ज़रूरत है, तो आप ज़रूर चेंज करिए, लेकिन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के नीचे एक डिस्क्लोजर कर दीजिए उस चीज़ का कि इस साल से हमने जैसे कई बार आप देखते हो ना, स्टार्स बने होते हैं किसी भी चीज़ के ऊपर, हम छोटे छोटे स्टार्स डाल देते हैं, ठीक है, जिसके बारे में रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन देनी हो, तो उसी तरीके से आप नीचे एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे सकते हो कि ये मेथड हमने इस साल चेंज किया है, ताकि जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट का यूज़र है वो उस चीज़ को चेंज को समझ पाए। नेक्स्ट इज़ एक्रूअल कंसेप्ट। तो एक्रूअल कंसेप्ट क्या बोलता है अकाउंटिंग में, कि जब भी हमने किसी चीज़ की रिकॉर्डिंग करनी है ट्रांजैक्शंस की, तो हमने एक्रूअल बेसिस फॉलो करना है। अब एक्रूअल बेसिस क्या है? एक्रूअल बेसिस ये कहता है कि जब भी कोई ट्रांजैक्शन या कोई भी इवेंट हुआ, हमें उसको उस टाइम रिकॉर्ड कर लेना है, चाहे हमें कैश अभी रियलाइज़ हुआ है या नहीं हुआ। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैंने आज कुछ सेल्स की हैं और मुझे उसके ऊपर कैश नहीं आया, ठीक है, लेकिन सेल्स तो आज हो गई, कैश नहीं आया, तो हमने वेट नहीं करनी कि जब कैश आएगा तभी मुझे एंट्रीज पास करनी है, तभी मुझे रिकॉर्डिंग करनी है, नहीं, मुझे आज ही सेल्स शो करनी है। मैंने सेल्स की हैं, चाहे वो क्रेडिट पे की हैं, बट सेल्स हुई हैं, ठीक है। इसी तरीके से ये कंसेप्ट एक्सपेंसेस के केसेस में भी फॉलो होता है, एक्सपेंसेस और रेवेन्यू के केसेस में। तो वेदर हमने एक्सपेंडिचर्स की पेमेंट की है या नहीं की, लेकिन जब वह एक्रू हो गई हमने उसको मान लेना है और हमने उसको रिकॉर्ड करना है, चाहे कैश हम उसको अभी हमने नहीं दिया, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए इस महीने सैलरीज पे करनी थी 50,000 रुपीज़ की बहुत सारे एम्प्लॉयज़ को, ठीक है, लेकिन मैंने वो इस महीने सैलरीज पे नहीं की, तो अगर वो मैंने सैलरीज अभी पे नहीं की, मेरा खर्चा तो है ही है ना, वो तो मुझे रिकॉर्ड तो करना पड़ेगा, ठीक है। वो आज एक्रू हो चुकी हैं, ड्यू हो चुकी हैं वो, इसलिए मुझे उसको रिकॉर्ड करना पड़ेगा क्योंकि मुझे आज सैलरीज पे करनी थी। अब हमने इस चीज़ की वेट नहीं करनी कि जब मैंने सैलरीज पे करनी है तभी मैं उसको रिकॉर्ड करूँ, ठीक है, हमें उसे आज ही रिकॉर्ड करना पड़ेगा। हमें आज ही मतलब जब भी हमने नेट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है तो हम उसमें शो करेंगे कि हाँ इतनी सैलरीज आउटस्टैंडिंग पड़ी हुई है, मैंने पे नहीं करी, सो दैट मेरे एक्चुअल प्रॉफिट्स शो हों, मतलब सैलरीज को कट के ही प्रॉफिट शो होंगे, चाहे मैंने उसके अभी कैश उसके ऊपर पे करना है, ठीक है। तो इसमें सिंपल ये चीज़ ये आ जाती है कि एक अकाउंटिंग पीरियड के अंदर जो जो भी खर्चे थे, ठीक है, चाहे वो मैंने अभी पे नहीं किए हैं, लेकिन उसको मैंने रिकॉर्ड करना है, उसको मैंने शो करना है, इसी को हम बोलते हैं एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। वेदर कैश इज़ पेड और नॉट, वेन एवर दैट एक्सपेंस बिकम्स ड्यू, आई हैव टू रिकॉर्ड दैट। So that's it for today's video. Next of the accounting concepts I will be discussing in the coming video. और अगर आपको कोई भी डाउट है इस पर तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर लिसनिंग टू मी स्टूडेंट्स।